बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना करेंगे लेसन नंबर 26 और आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट होती क्या है, पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर एमसीक्यूज। और उसके बाद हम लोग सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जनरल रिपोर्ट्स के बारे में बात की थी। तो जनरल रिपोर्ट का हम लोगों ने सुपर स्ट्रक्चर देखा था कि उसमें मेनली 6 एलिमेंट्स होते हैं। आज की जो हमारी एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट है, इसके 7 एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के 2 एमसीक्यूज कवर करवा दिए हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट होती क्या है। ये ऐसी रिपोर्ट होती है कि जब भी आप लोग कोई एक्चुअली आप लोग कोई ऑब्जर्वेशंस वगैरह करते हैं, या आप लोग कोई एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह करते हैं, एक्सपेरिमेंट आप लोग कंडक्ट करवाते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट्स होते हैं ना, उनके उन उन रिजल्ट्स को स्टडी करके और उसके जो भी यूजेस होते हैं, मतलब उसके जो रिजल्ट्स होते हैं और उसके जो यूजेस होते हैं ना, आप लोगों के एक्सपेरिमेंट के बाद के जो एक डेटा आप लोग इकट्ठा करते हैं, उसकी एक जो रिपोर्ट बनती है, उसको हम लोग एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट बोलते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को मेनली यहाँ पे एक आसान सा तरीका बता देती हूँ उसकी डेफिनेशन को याद रखने का। इंपीरिकल का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ जिसको आप लोग 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंपीरिकल। तो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस, इन दोनों ही चीज़ों में आप लोग 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। इसलिए इन दोनों चीज़ों की जो रिजल्ट्स होते हैं, उनके यूजेस को, उनकी स्टडी को, उनकी रिजल्ट्स की पब्लिशिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? इंपीरिकल रिसर्च रिपोर्ट बोलेंगे। जब भी आप लोग इंपीरिकल रिसर्च रिपोर्ट के बारे में आप लोग लिख रहे होते हैं, तो आप लोगों ने लिखना होता है ये भी साथ में। आप लोग मेनली किसी मखसूस लोगों के लिए लिख रहे होते हैं, जिन लोगों ने कोई डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं आप लोगों की रिपोर्ट्स के रिजल्ट की बुनियाद पे। क्योंकि आप लोग जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, वो डेटा हर किसी ने यूज़ नहीं करना होता। कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जिन्होंने उस डेटा को इस्तेमाल करके आगे डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो जस्ट किसी भी बेसिक रिसर्च को स्पॉन्सर कर रही होती हैं, और स्पॉन्सर करने के बाद वो जो डेटा कट होता है वो अपने पास रख लेते हैं। बाद में अगर कहीं उनको प्रैक्टिकल यूज़ के लिए वो डेटा की ज़रूरत हो, तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिकल रिसर्च होती हैं जिसमें किसी न किसी को जो है ना, वो इंटरेस्ट होता है खुद ही कि हमें इस तरह की जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस वगैरह चाहिए जनरल वर्ल्ड से रिलेटेड, जिस तरह से, तो इसलिए भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाते हैं। तो अच्छा, मेनली बस यही है कि ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं, उसमें जो भी डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसको हम लोग एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो रीडर्स होते हैं, पढ़ने वाले जो होते हैं लोग, वो किस तरह के क्वेश्चंस उनके माइंड में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो क्या करेंगे? उनको पता होता है, उनको वो क्या करना चाह रहे, वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स को जो है वो एड्रेस करेगी। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी कुछ लोग जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह को देख रहे होते हैं, या किसी ने अगर सिर्फ अपने नॉलेज को एक्सटेंड करना है, तो भी वो आपकी रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं कि हमें कौन कौन सा नॉलेज यहाँ से मिल सकता है। रिसर्च क्वेश्चंस आप लोग सबसे पहले अपने माइंड में बनाते हैं। ठीक है, पहले आप लोगों के माइंड में कुछ रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढते ही आप लोग आगे जो है ना वो प्रोजेक्ट को मजीद प्रोसीड करते हैं। अब कौन सा मेथड आप लोगों की रिसर्च के लिए जो अप्रोप्रिएट होगा, इसको भी आप लोगों ने जो है वो डिसाइड करना होता है। आप लोगों की रिसर्च से रिलेटेड आप लोगों का मेथड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोगों का रिसर्च मेथड ही अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो आप लोगों के जो पढ़ने वाले लोग होंगे, वो आपके रिजल्ट्स, आप लोगों की कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस पे कभी भी रिलाय नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट्स को देखना चाह रहे होते हैं रीडर्स जो आप लोगों ने इकट्ठे किए हुए होते हैं। फिर वो ये भी रीडर्स चाह रहे होते हैं कि आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं उनको वो इंटरप्रेट कर सकें, और आपके जो रिजल्ट्स हैं उनका प्रॉब्लम के साथ क्या ताल्लुक है, ये भी लोग जो है वो देखना चाह रहे होते हैं। अगर किसी ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो तो यही देखेंगे आप लोगों की रिपोर्ट के अंदर कि आप उनको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं। और अगर किसी ने जस्ट अपने नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए आप लोगों की रिपोर्ट को पढ़ना है, तो वो यही देखेंगे कि आप लोग किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हैं। ठीक है, उनकी रिपोर्ट में यही होगा ना, उन्होंने अपना नॉलेज अगर उन्होंने एक्सटेंड करना, तो वो ये देखेंगे कि आपका जो है ना वो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड क्या आपके पास नॉलेज है। अब इंपीरिकल रिसर्च रिपोर्ट का जो एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देना होता है, आपके रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपने बताना होता है। उसके बाद मेथड्स बताने होते हैं, फिर रिजल्ट्स की तरफ आप आते हैं, फिर रिजल्ट्स को आप लोग डिस्कस करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं, और आखिर पे आप लोग रिकमेंडेशंस वगैरह
दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनको बारी बारी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में जब भी कोई भी रिपोर्ट एक बंदा उठाएगा ना, तो उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा कि ये वाली जो रिसर्च है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपने दो चीजें बतानी होती हैं। एक तो आपने रिसर्च का टॉपिक अनाउंस करना होता है, दूसरा उस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपने थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी होती है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। टॉपिक आपने कैसे अनाउंस करना होता है कि जो आप लोगों का रिपोर्ट का ओपनिंग सेंटेंस होता है ना, उसकी की फ्रेज के तौर पे उसके अंदर आप लोग अपना जो है ना वो सिंपली टॉपिक लिख देते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। उसके बाद आपने क्या करनी होती है, अब आप लोगों ने एक दफा इंट्रोड्यूस करवा दी कि आप लोग आपका टॉपिक क्या है, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि अपने रिसर्च की इंपॉर्टेंस को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है। ये आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग सबसे पहले तो ये अगले बंदे को ये दिखाएं कि आपकी जो रिसर्च है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ रेलिवेंट कैसे है। ठीक है, रेलिवेंसी जो होती है ना वो आप लोगों ने थोड़ी सी बतानी होती है। उसके बाद जो जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने रिसर्च वगैरह की है उससे रिलेटेड उसी टॉपिक के ऊपर पहले कौन सा लिटरेचर पब्लिश हो चुका है उसका आप लोगों ने थोड़ा सा रिव्यू दे देना होता है। ठीक है, अब कभी कभार तो ऐसा होता है कि रिसर्च की जो इंपॉर्टेंस होती है वो सब लोगों को पता होती है, सिर्फ आप लोग जस्ट टॉपिक का नेम बता देते हैं तो वही काफी होता है। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब अगले बंदे को इंपॉर्टेंस का नहीं पता होता, तो आप लोग फिर क्या करेंगे कि लिटरेचर रिव्यूज देंगे। लिटरेचर रिव्यूज आप लोग दो तरह से दे सकते हैं। पहला ये होता है कि आप लोग जो लिटरेचर के अंदर पहले से जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है उसके मेन जो पीसेज ऑफ नॉलेज होते हैं उनको आप लोग कम्युनिकेट कर देते हैं। अगर उस नॉलेज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप्स हैं तो वो आप लोग बता सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपनी भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे देते हैं अपने रिसर्च के थ्रू। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग पहले का जो एक नॉलेज है उसका आप लोग एक हल्का सा ना रिव्यू दे दें। ठीक है, अब दो हिस्सों में आप लोगों ने इस तरह से अपने लिटरेचर रिव्यू को अरेंज कर देना होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये आप लोगों की एग्जाम्पल्स को आप लोग छोड़ दें, जस्ट हाईलाइटेड आप लोगों ने करना है। अच्छा, आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिटरेचर रिव्यू को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट लिखने का पर्पस क्या है और दूसरा आप लोगों के रीडर्स किस तरह के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे रीडर्स होते हैं जिनको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, तो वहाँ पे तो आप लोगों को लिटरेचर रिव्यू देने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर कोई पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को पता है कि जिन लोगों ने मेरी रिपोर्ट को पढ़ना उनको पहले से इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं पता, या इस तरह से कुछ कोई लोग हैं जिनको वाकिफ नहीं होंगे आप लोगों की टॉपिक से रिलेटेड, तो उनके लिए आप लोग लिटरेचर रिव्यू ऐसी सिचुएशन में लिखेंगे। उसके बाद अब हमने इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ कर लिया, तो आगे आपने क्या करना होता है कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव्स जब आप लोग डिफाइन कर लेते हैं तो आप लोग अपने प्रोजेक्ट पे अच्छे से फोकस रख सकते हैं। कौन सा रिसर्च मेथड आपने चूज करना है ये भी डिपेंड करता है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, और आप लोगों ने कैसे अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है इस चीज को भी शेप आउट करते हैं आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स। तीसरी जो चीज होती है वो होती है आप लोगों के मेथड्स। मेथड्स बताने जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि मेथड्स बताने से तीन काम हो जाते हैं। एक तो ये है कि रीडर्स जो होते हैं ना उनको पता चल जाता है कि आपकी जो रिसर्च डिजाइन था वो अप्रोप्रिएट था या नहीं था, एक तो उनको ये पता चल जाता है। दूसरा ये है कि आप लोगों के पढ़ने वाले जो रिपोर्ट को पढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना उनको आप लोग ऐसी डिटेल्स दे देते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि जो आप लोगों ने कंक्लूजन्स बनाई हैं उनकी क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि मेथड को जब आप लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो आप लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अगला बंदा हमारे किए गए एक्सपेरिमेंट को कैसे दोबारा से रिपीट कर सकता है अगर उसकी ख्वाहिश है कि वो आपके रिजल्ट्स वगैरह को वेरीफाई करना चाहे तो अब कितनी इंफॉर्मेशन देनी ये डिपेंड करती है आप लोगों की रिसर्च की नोयत के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस होते हैं जहाँ पे आप लोग सारे के सारे मेथड्स को बिल्कुल खुलेआम जो है वो नहीं बता सकते। आगे आ जाते हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आप लोग दो तरह से बता सकते हैं, टेबल्स की फॉर्म में भी बता सकते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में भी बता सकते हैं। सेंटेंसेस की फॉर्म में अगर आप लोग बताएंगे तो वो फिर डिस्कशन के साथ बिल्कुल गड़मड़ हो जाती है। डेटा और जो इंटरप्रिटेशन होता है डेटा का उनको आप लोगों को फिर इकट्ठा करना पड़ता है। रिजल्ट्स के बाद आ जाती है हमारी डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है कि आप लोग अब इसमें डिफरेंट चीज़ होती हैं। एक तो ये होता है कभी कभार आपने सिर्फ एक अलग सेक्शन के अंदर अपने जितने भी रिजल्ट्स होते हैं ना उनको आप लोग बिल्कुल ब्रीफली प्रेजेंट कर देते हैं और उनको फिर आगे सेपरेट सेक्शन में जाके डिस्कस करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को डिस्कशन और रिजल्ट्स दोनों को कंबाइन करना होता है। इकट्ठा ही आप लोगों ने एक ही जो है ना वो स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर ही आप लोगों ने रिजल्ट बता के उसी सेक्शन के अंदर आप लोगों ने उसको डिस्कस कर देना होता है। उसके बाद आप लोगों की आ जाती हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में आप लोगों ने ये बताना होता है कि आप लोगों के रिजल्ट का और जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं ना उनके दरमियान एक यूं समझ लें कि ब्रिज आप लोगों ने बना के दिखाना होता है। ठीक है, कि अगला बंदा कैसे प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसके बाद आ जाती हैं रिकमेंडेशंस।
रिकमेंडेशंस में हमेशा जो पढ़ने वाला होता है ना, वो ये चाह रहा होता है कि राइटर हमें क्या सुजेस्ट कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोग अगले बंदे को ना थोड़ी सी डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि आप लोग इस तरह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रिकमेंडेशन मशवरे ही होते हैं ना, तो रिकमेंडेशन आप लोग दे सकते हैं। तो ये थे आप लोगों का आज का जो लेक्चर था। इसमें जस्ट आप लोगों ने सुनना है और कुछ भी नहीं करना, कोई रेटलाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती क्या है, उसमें कौन कौन से सुपर स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दैट इज आल्सो वेरी ईजी। तो इसको आप लोगों ने ईजी ही लेना है, कोई इतना ज़्यादा को हार्ड एंड फास्ट रूल जो है ना उसका नहीं है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को आगे अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।